इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके आप अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। तो इसके लिए किसान भाई अपना फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 01744221322।
फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है फोन इन का, धान की रोपाई में सावधानियां। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंगत राम जी, पूर्व निदेशक धान अनुसंधान केंद्र कौड़, और बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा धान की रोपाई में सावधानियां। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर मंगत राम जी, जो पूर्व निदेशक है धान अनुसंधान केंद्र कोल। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, धान जो है एक इस क्षेत्र की खासकर बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इस क्षेत्र को धान का टोरा भी कहते हैं। ये कह लीजिए जो फसल चक्र है उसमें भी धान और गेहूं दो, और धान की जो रोपाई अधिकतम क्षेत्रों में की जाती है, और बड़ी उम्मीद होती है किसान को कि बहुत अच्छी फसल लेके जो है वो अच्छी जो उसकी आय हो और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो आज हम यही चर्चा करना चाहेंगे कि जो साथी धान की फसल ले रहे हैं उनको धान की रोपाई में किन किन प्रमुख बातों का ख्याल रखना है। देखिए गिरधारी भाई, इसमें धान का ये जो रोपाई वाला कृषि कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि कार्य है जी। धान की जो उपज है, जो आपकी पैदावार है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगी अगर आप सही ढंग से उसकी रोपाई करेंगे जी। न केवल उसकी पैदावार अच्छी होगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी अगर उसको उचित ढंग से, सही ढंग से रोपाई धान की गई है जी। अगर गुणवत्ता होगी तो जो है कीमत भी अच्छी मिलेगी, ये मान के चलेंगे जी जी। तो डॉक्टर साहब, जो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या उचित समय रहेगा रोपाई का? धान की रोपाई का जो समय है वो किस्म के ऊपर निर्भर करता है जी। जैसा कि पहले एक फोन ले लें, किसी कारण चलो उनका हमारे पास संपर्क नहीं है, उनके जब तक सवाल आता है हम पूछ रहे थे कि क्या एक सही समय रहेगा जी। जैसा कि मैंने बताया कि जो रोपाई का समय है वो किस्म के हिसाब से है जी। जैसा कि आपको पता है कि धान की मुख्य रूप से दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो परमल धान, जिसको PR धान भी बोलते हैं जी, और दूसरी है बासमती धान जी। तो जो परमल धान है उसमें भी दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो वो है जो ज़्यादा समय में पकती है, यानी कि 130-135 दिन कम से कम लेती है जी, लंबी अवधि जी हम बोलते हैं। हाँ, बिजाई से पकाई तक जी। और दूसरी परमल धान की ऐसी भी किस्में हैं जो कम अवधि की हैं, यानी जो 120 दिन ही तक ही लेती हैं। डॉक्टर साहब, पहले एक प्रश्न पूछ लें, यह है कि जो 11-21 धान की वैरायटी का हम क्या लगा सकते हैं? धान की जो 11-21 बासमती की वैरायटी है, इसको हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका सही समय है जी। और हमारे जो साथी पूछने वाले बताते हैं कि ये जय भगवान जी है कैलम गांव से, तो यही सवाल है कि बासमती की ये वैरायटी है तो क्या इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल, इसका सही समय, बासमती की कोई भी वैरायटी हो जी, सबका समय है 1 जुलाई से 15 जुलाई उपयुक्त समय जी। मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि साथी का पूछने सवाल होगा कि क्या इस 11-21 में अच्छी गुणवत्ता है, अच्छा उत्पादन हो सकता है, जो उसका पूछने का सवाल हो सकता है जी। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और इस वैरायटी का बहुत बड़ा एरिया, बासमती धान की अगर बात करें तो उसमें इस वैरायटी का मुख्य रूप से योगदान है बासमती धान की कुल पैदावार में जी। तो जय भगवान जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि PR में भी दो तरह की जो किस्में, तो लंबी अवधि की हैं जी, और एक कम अवधि वाली जी। तो इनका जो समय है दोनों का अलग अलग है जी। जो 130 दिन 135 दिन वाली जो किस्में हैं, उनकी जो रोपाई है वो 15 जून से शुरू होकर और जुलाई के पहले हफ्ते तक होनी चाहिए, यानी लगभग 7-8 जुलाई तक। लेकिन हफ्ते अगर आगे भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत चल जाता है जी। और 15 जून से पहले रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि अगेती रोपाई करने से पानी की खपत ज़्यादा होती है जी।
और पानी की क्योंकि समस्या है, जल स्तर भी जो है ना काफ़ी नीचे जा रहा है हर साल, तो इसलिए अगेती रोपाई से बचें, 15 जून से पहले ना करें। तो दूसरी जो किस्में जो कम अवधि की हैं उनकी रोपाई जो है उसका बड़ा लंबा टाइम है जी। वो 15 जून से शुरू होके जुलाई के लास्ट हफ्ते तक उसको कर सकते हैं, यानी 31 जुलाई तक हम ले सकते हैं जी, क्योंकि उनकी जो अवधि है कम है। उसको अगेती उसको 15 जून या 20 जून के आसपास लगाएंगे तो जल्दी पकेगी जी, और लेट लगाएंगे तो भी पक जाएगी वो जी। तो अब बात रही बासमती की। जी। बासमती में भी जैसे 2 प्रकार की किस्में हैं, वैसे तो बोनी बासमती है जैसे 11-21 है, और लंबी बासमती जैसे तरावड़ी बासमती है और CSR 30 है। तो दोनों प्रकार की जो वैरायटियां हैं, दोनों का रोपाई का टाइम एक ही है, 1 जुलाई से 15 जुलाई। सबसे पहले एक प्रश्न है, वो पूछने साथी विकास कुमार सालपुर से पूछते हैं कि 1509 धान लगा रखी है, तैयार है, अगेती लगाई थी, इसी कटाई कब करनी है? अगेती इन्होंने समय नहीं बताया कब लगाई है जी। तो वैसे तो 1509 का भी वही टाइम है जो मैंने बताया, जुलाई का पहला पखवाड़ा जी। और क्योंकि अगर इस दौरान लगाएंगे तो सही टाइम पे पकेगी और उसकी जो क्वालिटी आएगी वो भी सही आएगी जी। तो ये है, तो इन्होंने अगेती लगाई है तो कब तक तैयार हो सकती है इनकी? लगभग इनका पूछने का सवाल यही है। इसका जो टोटल अगर देखा जाए इसका अवधि 100 दिन के आसपास, 105 दिन के आसपास होती है जी। तो अब उसी हिसाब से देख लें कब इन्होंने लगाई है। जब इन्होंने लगाई है तो उसमें जो है 1 से 5 दिन जोड़ दें तो लगभग हाँ, तो तैयार हो जाएगी। हाँ, 4-5 जी। तो ये तो बात है, हम बात करते हैं बासमती की 15 जुलाई तक। जी जी, बासमती की कोई भी वैरायटी हो जी, उसका जुलाई का पहला पखवाड़ा सही रहता है जी। और अगर किसी कारणवश लेट हो जाए जी, तो उसमें जो है ना जैसे जो बदरा रोग आ जाता है जी, उसकी संभावना बढ़ जाती है जी। अगर बासमती की रोपाई लेट करते हैं जी। तो सब एक सवाल और था कि पियाल हो चाहे बासमती हो, अगर पछेती बोनी हो किसी कारण से तो पछेती का समय कब तक रहेगा? पछेती का देखिए जो मध्यम अवधि की जिसको कहते हैं 130 से 135 दिन वाली, जी, वो अगर किसान भाई नहीं लगा पाए किसी कारणवश, उनकी रोपाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वही पौध आगे भी काम आ जाएगी। 45 से 50-55 दिन तक की भी अगर पौध है और रोपाई लेट हो गई है तो उसको लगा सकते हैं जी। बाकी जो कम अवधि वाली वैरायटी है और जो बासमती की वैरायटी है उनके लिए 25 से 30 दिन की पौध ही लगानी चाहिए। अच्छा जी, तो यानी 25 से 30 दिन की पौध है, थोड़ा सा लेट चल जाएगी लेकिन पौध की अवधि 25 से 30 दिन की होनी जी जी। तो सब ये तो था समय की बात। अब कोई फसल तभी हम बेहतर ले सकते हैं जब हम खेत को सही तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि खेत ने फसल को देनी है। तो क्या तरीका रहेगा कि हम खेत कैसे तैयार करें? जी, खेत की तैयारी में सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जिस खेत के अंदर रोपाई करनी है वो उस खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें, यानी उसमें गोड़ी लगा के उसको एक सार कर लें। आजकल लेजर लेवलर भी आए हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह से उनकी वो लेवलिंग हो जाती है जी। तो ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर खेत समतल होगा तो उसमें पानी की भी बचत होगी, कम पानी लगाने से आपकी फसल पक जाएगी जी। और दूसरी बात यह है कि उसको जो है ना चारों तरफ मजबूत डोले बनाए, यानी जो कद्दू करने के बाद आप उसमें डोले जो है ना चारों तरफ से मजबूत कर दें, ताकि अगर बारिश आती भी है तो खेत का पानी बाहर ना जाए जी, वही खेत में ही रहे जी। तो उसके बाद जैसे हम कद्दू करके उसमें सुहागा जरूर लगाएं जी। और यदि रोटावेटर हो तो रोटावेटर तो एक बार में ही कर देगा, उसमें सुहागे की भी जरूरत नहीं है जी। और अगर पाड़े काटने वाली हैरो है, पडलिंग हैरो है तो सुहागे की जरूरत है जी। और इसके साथ ही जब इनको खेत को तैयार करते हैं जी तो उसी टाइम जो है ना जो
खाद है, जैसे फास्फोरस की, पोटास की या नाइट्रोजन की खाद है जी, तो इनकी भी जो मात्रा है, जितनी भी उपयुक्त मात्रा है वो मैं बता दूंगा कि 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा और जिंक सल्फेट, ये सभी जो है ना खेत तैयार करते टाइम डाल देने चाहिए जी। तो ये था खेत की तैयारी से संबंधित। एक प्रश्न हमारे पास है, सासा से बलदेव जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि धान पीली पड़ रही है, ज्यादा पानी के कारण या कीड़ों की दवाई कौन सी लगाएं? जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने दिन की धान है इनकी, कौन सी वैरायटी है जी। तो अगर पीली पड़ रही है तो इनको पता ही होगा, जैसे अगर ज़्यादा पानी, ज़्यादा गहराई तक पानी खड़ा कर रखा है इन्होंने, तो हो सकता है पीली पड़ जाए, और आमतौर पे होती नहीं। या पीला पड़ने का एक और कारण भी हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो या उसमें आयरन की भी कमी हो सकती है जी। तो ये तो देख के पता चलेगा। बरसात की भूमिका भी हो सकती है इसके अंदर। बरसात की अगर पानी बिल्कुल कई दिन तक खड़ा रहा है तो हो सकता है झटका लगता ही है थोड़ा सा जी। और खासकर क्योंकि अभी जीरी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, पौधे अभी लगाया ही होगा मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले जी, तो थोड़ा तो पानी का झटका लगता ही है जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि साथी ने 15 जून से धान लगाने शुरू भी कर दिया है और पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर थी, सही ढंग से थी, लेकिन 3 दिन का जो मौसम बदला एकदम से और इतनी तेज बरसात की, आप देखो कि किसी ने प्रकोप, किसी ने जो उसको बड़ी दुर्घटना कह दिया, कि ऐसे में जो 5-10 दिन की जो धान होगी उसके बारे में क्या विचार है? जो अभी लगाई है, हफ्ता 10 दिन पहले लगाई है जी, उसमें अगर लगातार 3-4 दिन पानी खड़ा रहता है जी, तो उसको, उसकी पैदावार, उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है एक बार रुक जाएगी। लेकिन ये निर्भर करता है कि पानी कितने दिन और ठहरता है उसके अंदर जी। तो अगर ज़्यादा दिन और नहीं ठहरता है तो वो जो आई है, झटका लगा है उसको, उसकी भरपाई बाद में हो जाएगी, थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह डाल के हो जाएगी। तो अब उसको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है? उसमें पानी उतरने के बाद ही पता चलेगा अच्छा, कि उसमें कितनी उसको नुकसान हुआ है जी। अगर पौधों की संख्या कम हो गई है तो दोबारा से लगा सकते हैं, जिसको सटाई बोलते हैं, सटाई कर सकते हैं जी। अगर संख्या कम नहीं हुई है और पौधे वैसे कमजोर हैं तो उनको थोड़ी सी खुराक देके उनकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मौसम का मिजाज है, जिस तरह मौसम अभी कहें कि और बरसात आनी है, तो अभी तो आज थोड़े सा मौसम ठीक था, लेकिन आगे बरसात आने की जो संभावना और काफ़ी तेज आने की संभावना बताई गई है, ऐसे में किसान साथी क्या करें? ऐसे में तो हम जो लगाई हुई धान है उसका थोड़ा सा इंतजार ही कर सकते हैं कि भी उसके ऊपर कितना इफेक्ट आता है, कितना प्रभाव आता है जी। पानी उतरने के बाद ही सही पता चलेगा कि उसके बाद क्या करना है, उसकी सटाई करनी है या उसको थोड़ा सा खुराक और दे के ठीक कर देना है। जी, तो अभी से इंतजार ही कर सकते हैं, खाली इंतजार ही कर सकते हैं। बरसात मौसम क्या होता है। हाँ, तो ये तो उसी खेत की तैयारी की, खेत हम किस तरह तैयार करेंगे। अब है कि साथियों ने अब तक नहीं लगाई या अब जो है उनको लिए पौध की अवधि कितनी चाहिए, थोड़ा इस पे भी हम कर लें। पौध की जैसे मैंने बताया कि जो लंबी अवधि वाली हैं और अगर उनकी रोपाई अब लेट हो जाए, बारिश की वजह से कह लो या किसी वजह से कह लो, तो उनकी बड़ी पौध भी लगाई जा सकती है। 45 से 50-55 दिन तक की भी पौध हम लगा सकते हैं। लेकिन जो बासमती और जो कम अवधि की हैं उनकी पौध जो है ना 25 से 30 दिन की ही होनी चाहिए, चाहे पछेती समय पे हो, चाहे पछेती हो चाहे अगेती हो। अच्छा, तो ये होता है वैरायटी के हिसाब से पौध की आयु। जी हाँ। तो दूसरा ये है कि पौध को जो है ना किसान भाई जब पौध उखाड़ते हैं, कई बार जो है ना सूखे में ही उखाड़ लेते हैं या बत्तर में उखाड़ लेते हैं जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा उसमें पानी भर के ही पौध उखाड़नी चाहिए। क्योंकि अगर सूखे में पौध उखाड़ेंगे तो उसकी जो जड़ है, जड़ टूट जाएगी और जड़ों को नुकसान भी होगा, और जड़ें जब टूटती हैं तो उनमें बीमारी जो है ना
एक पौधे से दूसरे पौधे में लग सकती है। खासकर ये जो जैसे झंडा रोग है जो कि 11-21 वगैरह में ज्यादा आता है, तो अगर ये सूखे में पौध उखाड़ेंगे 11-21 की तो झंडा रोग ज्यादा आएगा जी। तो ये फर्क होता है कुछ पानी में उखाड़ने का और उसका कुछ? जी, जैसे मैंने कहा कि जो अगर सूखे में उखाड़ेंगे तो पौध की जो जड़ है उसका नुकसान होगा, और जड़ जब कटेगी पूरी नहीं पटेगी मतलब। हाँ, जो उसका जो बैक्टीरिया जो भी जीवाणु है वो एक जड़ से दूसरे पौधे में फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा खड़े पानी में। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई पौधा नर्सरी के अंदर पौध के अंदर कोई पौधे कुछ खराब हैं, उनको ना लगाएं जी। और कुछ पौधे जैसे मान लो लंबे बड़े हुए हैं, वो झंडा रोग वाले होते हैं जी, उन पौधों को ना लगाएं जी, क्योंकि आगे जाके भी वो खेत में नुकसान ही करेंगे। उनको वहीं छोड़ दें, स्वस्थ पौधे ही खेत के अंदर जाके लगाएं। रोपाई में और किस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि बाद में जो आता है कि इसका लाड़ कम आया, ज़्यादा आया, फिर कहते हैं लगाते समय ध्यान नहीं दिया गया, वो कौन कौन सी ऐसी और बात है जब हम देखते हैं ये कम रह गई है? इसमें एक चीज़ और है, इसमें जैसे आमतौर पर होता क्या है कि जो किसान भाई जब खेत तैयार करता है कद्दू करके और उसमें खेत तैयार करके एकदम से जो है ना लेबर उसमें आ जाती है रोपाई करने के लिए जी। ये इतनी जल्दी रोपाई नहीं शुरू करनी चाहिए जी, क्योंकि जो पानी होता है कद्दू करने के बाद पानी के अंदर मिट्टी घुली होती है, वो मिट्टी जब तक नहीं बैठती तब तक रोपाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आपने रोपाई कर दी तुरंत और ऊपर से जो मिट्टी धीरे धीरे जो पौधे आपने लगाए थे वो और गहरे चले जाएंगे। अच्छा, तो जब गहरी रोपाई होगी तो उसमें पौधों की बढ़वार कम होगी, पौधों की जो फुटाव है फुटाव कम होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब गहरी लगा देते हैं उसको रोपाई में गहरे पौधे लगा देते हैं तो पौधा एक जड़ और अपनी बना लेता है ऊपर जी। एक तो जड़ वो थी जो शुरू में थी जी, एक उसके ऊपर लगा लेता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा गहरा लगा दिया ना तो एक जड़ और लगाता है और वहाँ से फिर फुटाव शुरू होता है। तो कितने सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए हमें? जो सही गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। और जो आपने खेत तैयार किया है उसके तुरंत बाद रोपाई शुरू ना करें, कम से कम 12 घंटे का समय दें। और इसका मतलब ये है कि आज जैसे खेत तैयार किया तो अगले दिन ही उसकी रोपाई करें ताकि वो मिट्टी बैठ जाए पहले ही, और जो पौधे आप लगाओगे वो ज़्यादा गहरे ना जाएं जी। सब ये तो बात है गहराई की। अब एक जगह कितने पौधे लगने चाहिए ये भी विशेष बात है जी। ये बिल्कुल सही बात आपने पूछी है, क्योंकि आमतौर पे पौधों की जो संख्या है वो काफ़ी कम रह जाती है या किसान भाइयों को पता नहीं होता कि जो सही तरीका है पौध लगाने का रोपाई करने का वो लाइनों में रोपाई करनी चाहिए जी। जो वैज्ञानिक विधि से जो सिफारिश की गई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें ये सिफारिश है कि पौधों को रोपाई जो है ना लाइनों में करनी चाहिए, यानी 20 सेंटीमीटर चौड़ी लाइनें जी, और एक लाइन के अंदर 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी यानी 20 बाई 15 के हिसाब से रोपाई करनी चाहिए। उससे क्या है कि 33 पौधे प्रति वर्ग मीटर बनते हैं इसमें। अच्छा, तो इतने होने चाहिए। इसके साथ ही एक जगह जी कम से कम 2 पौधे लगाएं एक जगह। अच्छा, एक बार लगाते हैं 2 कम से कम लगाते हैं। हाँ, ताकि एक अगर मर भी जाए तो दूसरा उसकी कमी पूरी कर ले जी। और लेकिन जो संकर किस्म है उसमें जो है ना 1 से 2 पौधे तक काम चल जाएगा, क्योंकि संकर किस्मों के पौधे जरा ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो 1 से 2 पौधे से काम चल जाएगा। और अगर आपकी ज़मीन कलरपन है ज़मीन में तो पौधे ज़्यादा लगाएं, 3 से 4 पौधे एक जगह लगा देना चाहिए, क्योंकि कलरपन में जो पौधे हैं लगाए हुए पौधे हैं उसके मरने की ज़्यादा संभावना होती है जी। तो जैसे मैंने बताया कि 33 पौधे इसमें आ जाने चाहिए अगर समय पर रोपाई है तो। अच्छा, अगर रोपाई लेट हो जाती है
तो थोड़ा और गिनती कर सकते हैं, 15 बाई 15 की भी कर सकते हैं जी। तो ये है। तो डॉक्टर साहब यानी ये निर्भर करेगा कि भूमि की तासीर क्या है, भूमि कैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा कितने पौधे हम लगाएं जी। सब जी के अंदर, धान के अंदर ना एक विशेष बात दिमाग में है, पानी की जी। और ये मान के चलते हैं किसान साथी कि ये तो फसल पानी में डूबी ही रहनी चाहिए। एक तरफ पानी का संकट है, उधर से पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा देते हैं। कितनी मात्रा पानी की रहनी चाहिए एक किले के अंदर और कब कब पानी दिया जाना चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि पानी की किल्लत हर साल बढ़ती जा रही है जी। और किसानों से अनुरोध है कि वो पानी की बचत करें। पानी की बचत के अनेक तरीके हैं धान में। सबसे पहले तो ये है कि भाई जो धान में जो पानी की जो हाइट है, जो लेवल है, वो ज़्यादा ना रखें जी। 2-3 सेंटीमीटर औसत रखें जी। एक बार में जी। और पहले 15 दिन तक तो ऐसा रखें, लगातार रखें। उसके बाद जो है ना, एक दिन छोड़ के दें पानी। अच्छा। और जब वो, और इसको 40-45 दिन तक लगभग ऐसा रखें भी, एक एक दिन बाद पानी दें। एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के धरती दिखाते रहें बीच बीच में। 30 दिन बाद तो दिखा ही सकते हैं जी। और 45 दिन बाद तो जस्ट उसको गिल्ला ही रखना है, जड़ को। अच्छा, पानी खड़ा नहीं करना, खड़ा नहीं करना, नमी रखनी है उसके अंदर, नमी रखनी, जड़ गिल्ली रखनी है जी। तो इस प्रकार से हम काफी पानी बचा सकते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं किसान साथी तो भी उसको डुबोगे, उसको खाली आखिर तक। उसकी हाइट भी कम रखनी है जी। और उसके बीच बीच में उसको धरती भी दिखानी होती है। तो सर इसके अलावा कोई और विशेष जानकारी आप हमारे किसान साथियों को देना चाहते हैं? इसके साथ विशेष जानकारी ये है कि जो किसान भाई जो है ना, जो खाद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में, कि जो खाद की जो मात्रा है, जैसे मैंने बताया कि भी नाइट्रोजन की जो मात्रा है, 1/3 मात्रा रोपाई के समय डाल दें, यानी जब खेत तैयार करते हैं जब डाल दें। और पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी पोटास की और पूरी मात्रा जिंक सल्फेट की ये शुरू में ही डाल दें। कई बार किसान भाई आते हैं समस्या लेकर के, जी जिंक की कमी होगी, तो पता लगता है कि उन्होंने शुरू में नहीं डाला था। तो शुरू में जब नहीं डालते तो बाद में तो स्प्रे ही करना पड़ेगा फिर जी। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो खाद की जो मात्रा है वो वैरायटी के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा। तो वो जो खाद की मात्रा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि जो ज़्यादा अवधि वाली हैं, जो 130-35 दिन वाली हैं, उनमें जो है 45 किलो यूरिया रोपाई के समय, और 45 किलो 21 दिन बाद, और 45 किलो 42 दिन बाद जी। यानी 42 दिन तक आपने खाद को डालते रहना है। कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि शुरू में ही 20-30 दिन तक जो है ना अपनी तीनों खुराक पूरी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 42 दिन तक बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो शुरू में 45 किलो यूरिया डालें। अगर डीएपी डाला है तो सिर्फ 25 किलो यूरिया शुरू में डाल सकते हैं। अगर कम अवधि की है तो 35 किलो यूरिया डालें सुपर फास्फेट के साथ, या 15 किलो यूरिया डालें डीएपी के साथ जी। अगर बासमती है तो उसमें और भी कम है। लंबी बासमती है तो शुरू में डालना ही कुछ नहीं है नाइट्रोजन का, तो सिर्फ फास्फोरस और पोटास ही डालनी है। और लेकिन 21 में और 42 में दिन 25-25 किलो यूरिया डालना है जी। अगर बासमती बोनी है 11-21 वगैरह, तो उसमें भी 3 बार में डालनी है नाइट्रोजन। 15 किलो यूरिया रोपाई के समय और 25-25 किलो 21 में और 42 में दिन, ठीक है। और डीएपी की मात्रा भी आधा कट्टा यूरिया डालना है डीएपी का बासमती में, और पूरा कट्टा डालना है परमल में, पीआर में। तो डॉक्टर मंगत राम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो सुन रहे थे भाई कार्यक्रम फोन इन, और आज का विषय था धान की रोपाई में सावधानियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मंगत राम जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के
किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।